people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा and I welcome you all to yet another session of The Hindu Analysis. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले 3 दिनों में रादर हमारे 3 सेशंस मिस हुए थे, संडे, मंडे और ट्यूसडे को क्या क्या हुआ. राइट, just give me a second. संडे, मंडे और ट्यूसडे को क्या क्या हुआ, तो 27 से 29 यानी कि आज की डेट तक क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले टू स्टार्ट विथ ब्रिंग पहलगाम अटैक स्पॉन्सर्स टू जस्टिस. ऐसा यूएनएससी यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि जो भी पहलगाम अटैक जो जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ है जिसमें 26 टूरिस्ट डाइड, इसके परपेट्रेटर्स या जिन्होंने भी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड की है, फंडिंग प्रोवाइड की है, इनको शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, ऐसा बोलना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का. So the United Nations Security Council on Saturday condemned करना का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, in the strongest terms on the 22nd April attack या strike on Pahalgam which is in Jammu and Kashmir. ये जो रिमार्क्स है ये यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के टॉप ग्रुपिंग्स में से आई है, जिसमें बहुत सारे वेरियस हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टेट्स कंटिन्यू टू कॉल मिस्टर मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और अपने कंडोलेंसेस को कन्वे करते रहे, इंक्लूडिंग द अमेरिकन प्रेसिडेंट एज वेल एज द रशियन प्रेसिडेंट. उनका कहना है द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एक्सप्रेस देयर डीपेस्ट sympathy and condolences to the families of the victims and the government of India and the government of Nepal as well, said a statement from the 15-member council. उन्होंने इस बात पर भी स्ट्रेस दिया, इट ऑल्सो स्ट्रेस द नीड टू ब्रिंग परपेट्रेटर्स एंड स्पॉन्सर्स. ध्यान दें यहाँ पे सिर्फ परपेट्रेटर्स नहीं, मतलब जिन्होंने इस एक्शन को अंजाम दिया उनके साथ साथ जिन्होंने इस पूरे चीज को स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड की उनको भी दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस. China and Pakistan too joined the rest of the UN Security Council in condemning the attack. China is a permanent member of UN Security Council while Pakistan is a non-permanent member. India has alleged that the terror suspects had cross-border support. ऐसा इंडिया को लगता है. हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है मिस्टर विक्रम मिस्री, उन्होंने G20 के जो हमारे कॉन्वॉयज हैं, जो हमारे एक तरीके से फ्रेंड्स हैं, उनको ब्रीफिंग देते हुए बोला है कि क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस का समझ में आ रहा है, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस सामने निकल कर आ रही हैं, हिंटिंग कि यहाँ पर शायद पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है. सेपरेटली पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला कि हिज गवर्नमेंट इज कंप्लीटली ओपन टू अ न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन इनटू द अटैक. कि भाई उनका कहना है कि हमारा इन सब चीजों में कोई हाथ नहीं था, आपको आना है तो आप चेक करके देख सकते हो हमारे यहाँ पे. साथ ही साथ जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, सिक्योरिटी काउंसिल ने फर्दर अंडरलाइन किया द नीड टू होल्ड परपेट्रेटर्स, ऑर्गेनाइजर्स, financiers and the sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice. उनका ये भी कहना है कि ये इस टाइप के टेरर अटैक्स आर अ सीरियस थ्रेट टू द सोसाइटी. So they called upon all the states यानी कि all the member countries to cooperate actively with Indian authorities to bring the perpetrators of the crime to justice. अच्छा, यहाँ पर जो आपको अभी तक देखने को मिला होगा वो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारी जगहों पे यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी ऐसा बोला वैसा बोला. तो we need to understand probably here that what is the importance of UN Security Council in any of the decisions which are taken at the United Nations level. United Nations being one of the largest, in fact not even one of the, it is the largest organization जो World War II के बाद बनाई गई थी, जिसमें आपको दुनिया की मेजॉरिटी कंट्रीज आपको पार्टीज के रूप में वहां पाई जाएंगी. मतलब अगर दुनिया के लेवल पे, ग्लोबल के लेवल पे कोई भी डायलॉग होना है या कोई भी डिस्कशन होना है, इट इज जनरली डन एट द सेम टेबल एज द यूनाइटेड नेशंस. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अगर हमको ये जानना है तो हमको सिक्योरिटी काउंसिल का रोल समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फटाफट से वो जानते हैं. जस्ट इफ यू वांट यू कैन कीप नोटिंग थिंग्स डाउन अलोंग विथ मी. आप साथ साथ में अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर सकते हैं या आप सिर्फ सुन भी सकते हैं. रिवीजन के लिए आप इसी सेशन को दोबारा देख सकते हैं. सो फटाफट से वील स्टार्ट. जस्ट गिव मी 1 second, आई जस्ट एडजस्ट द स्क्रीन.
राइट। तो यूनाइटेड नेशंस, यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। यूएनएससी का मतलब होता है, या इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर यूएनएससी, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, या हम बोल सकते हैं एक तरीके से इट प्लेज अ सेंट्रल रोल right, it plays a central role in maintaining international peace and stability, maintaining international peace and stability along with security। और इनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर्स होती है, किसी भी डिसीजन को लेने की जो इनकी पावर्स होती है, देयर डिसीजन मेकिंग पावर्स आर अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी या विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, आर स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब इनका लिया गया डिसीजन जनरली बहुत ही स्ट्रिंजेंट या स्ट्रॉन्ग लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाता है। आर द strongest among the UN system। अब इसका एक एक करके हम समझते हैं या देखते हैं कि किस तरीके से रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया जाता है। तो सबसे पहले अडॉप्टिंग बाइंडिंग रेजोल्यूशंस, अडॉप्टिंग बाइंडिंग रेजोल्यूशंस, ठीक है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दे कैन इशू बाइंडिंग रेजोल्यूशन। सबसे पहले तो यूएनएससी कैन इशू बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब जो आपको बांध पाए, ऐसे रेजोल्यूशंस जो जिस कंट्री के अगेंस्ट प्रॉब्ली पास किए जा रहे हैं उनको फॉलो करना ही पड़े, उनको बोला जाता है बाइंडिंग रेजोल्यूशंस। और ये पावर उनको देता है चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर, जो कि मेंबर स्टेट्स जो भी मेंबर्स ऑफ यूएन है दे आर ऑब्लिगेटेड टू फॉलो, मतलब इट्स मैंडेटरी फॉर देम टू फॉलो। नेक्स्ट ये जो रेजोल्यूशंस है या इनको हम बोल सकते हैं दीज डिसीजंस कैन इंक्लूड सैंक्शंस, आर्म्स एम्बार्गोज, ट्रैवल बैन्स, and authorization of military force, and authorization of military force। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑथराइजेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, तो जो भी पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं उनको ऑथराइज करने का पावर होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है दे डिसाइड व्हेन, कब एंड वेयर, कहाँ यूएन की जो पीस कीपिंग मिशंस हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा। यूएन पीस कीपिंग मिशंस विल बी डिप्लॉयड। साथ ही साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दे कैन सेट मैंडेट, स्कोप एंड ड्यूरेशन of these missions। नेक्स्ट, जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है वो कन्वे कर सकते हैं इमरजेंसी मीटिंग्स, दे कैन कन्वीन, कन्वीन मतलब बुलाना, इकट्ठा करना,
convene emergency meetings to respond to wars. कोई भी अगर किसी कंट्री में सिविल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में क्या किया जाए. एंड थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस. तो अगर हम ये देखें जो अभी अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, दिस वुड फॉल अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी क्योंकि ये थर्ड कैटेगरी के अंडर फॉल कर रहा है, दैट इज थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस. ठीक है. नेक्स्ट, अप्रूविंग न्यू मेंबर्स. तो कोई भी नए मेंबर को शामिल करना है यूनाइटेड नेशंस में, उसका रिकमेंडेशन तक यूएनएससी से जाता है. सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेकमेंड करती है, इट रेकमेंड्स द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर स्टेट्स ऑफ द जीए यानी कि जनरल असेंबली. अच्छा, अगर डिसीजन मेकिंग का पावर का स्ट्रक्चर हमको देखना है, आपको अगर स्ट्रक्चर समझना है तो वो देखते हैं. डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रक्चर. I've been getting old, baby. यहाँ पे आता है 15 मेंबर्स. पहले तो देर आर 15 मेंबर्स जिनमें से 5 परमानेंट होते हैं. परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होता है. अगर सबने मिलके भी कोई डिसीजन लिया, एक भी मेंबर चाहे इन 5 में से, तो उस डिसीजन को रोक सकता है, रिवर्स कर सकता है यूजिंग देयर वीटो पावर. ये 5 परमानेंट मेंबर्स हो गए चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए. ठीक है. एंड इसके अलावा होते हैं 10 रोटेटिंग नॉन परमानेंट मेंबर्स. रोटेटिंग होते रहते हैं, जो कि चेंज होते रहते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स. ठीक है. इंडिया भी बन चुका है नॉन परमानेंट मेंबर. 2 साल का टेन्योर होता है, उसके बाद कोई और अलग अलग रीजन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब एशिया के भी पर्टिकुलर अमाउंट में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे कैन बिकम मेंबर्स. ओके. नेक्स्ट, डिसीजन जो होता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी जो डिसीजन लेती है, डिसीजंस ऑन substantive matters. Substantive matters need at least 9 votes, including no veto. मतलब मिनिमम 9 वोट्स चाहिए कोई भी सब्सटैंटिव डिसीजन लेने के लिए, प्लस कोई भी परमानेंट मेंबर ने वीटो नहीं किया होना चाहिए. ठीक है. प्लस या इंक्लूडिंग नो वीटो फ्रॉम एनी ऑफ द P5 बोले तो परमानेंट 5. तो एक्चुअली में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी है, दे आर दी ओनली बॉडी ऑफ यूएन जिनके डिसीजन कैन लीगली, जिनके डिसीजन कैन लीगली कंपेल मेंबर स्टेट्स टू एक्ट, मेकिंग इट पावरफुल. बट कभी कभी फिर ऐसा भी होता है, समटाइम्स कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ द गवर्नेंस, की भाई हर एक कंट्री की अपनी सॉवरेनिटी होती है, उसके ऊपर आप अपना कोई भी डिसीजन या कोई भी चीज कैसे थोप सकते हो, इस चीज को लेकर कई बार कंट्रोवर्सीज हो जाती. बट या, दिस इज ऑल अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, यू कैन नोट इट डाउन द लास्ट पार्ट. आई जस्ट गिव यू 5-10 seconds.
Coming on to the next news. हाँ, कैलाश मानसरोवर यात्रा बहुत ही लंबे टाइम के बाद फाइनली इट इज ऑल सेट टू रीस्टार्ट बाय जून एंड. ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके हैं दिस ईयर आफ्टर ऑलमोस्ट अ 6 year gap. So the 6 year gap after the pilgrimage that was last flagged off, the Kailash Mansarovar Yatra will restart with about 750 pilgrims. पहली बार में ट्रैवलिंग टू टिबेट बिटवीन जून एंड अगस्त. फाइनली चाइना के साथ हमारे रिलेशन थोड़ा दे आर ऑन द मेंड, एग्जैक्टली सुधर नहीं चुके हैं बट दे आर ऑन अ मेंड. तो 6 सालों बाद ये कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिज्यूम किया गया है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है. जो पहले बैच ऑफ पिलग्रिम्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली ऑन June 30th, इंडिकेटिंग अ फ्यू वीक्स डिले कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर जो पहले होते थे. जो ये पिलग्रिमेज है, जो ये यात्रा है, which originally began in 1981 under the bilateral agreement. It was suspended by Chinese government due to COVID-19 में जो restrictions लगाए गए थे 2020 में, और उसके बाद कभी रिज्यूम ही नहीं किए गए because of the Galwan killings and tensions at the LAC. इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी खराब हो गए थे उसके बाद 2022 में स्पेसिफिकली, तो कभी ये यात्रा रिज्यूम ही नहीं हो पाई कोविड के बाद से. उसके बाद फाइनली जब एक अग्रीमेंट ऑन डिसएंगेजमेंट बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप की फाइनली सीज फायर होगा, डिसएंगेजमेंट होगा, वाज कंप्लीटेड अक्टूबर 2024 में. फाइनली डी एस्केलेशन के टॉक्स हुए, बातचीत हुई एंड डीमोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स, मतलब वहां भर भर के जो हमने ट्रूप्स डिप्लॉय कर रखे थे उनको थोड़ा कम किया जाएगा. दोनों पार्टीज, दोनों साइड्स ने आपस में इस बात पे अग्री किया. फाइनली द रिजम्पशन ऑफ द मानसरोवर यात्रा इज वन ऑफ द फर्स्ट सच मेजर्स signaling between the two countries. Other measures including restoration of direct flights, resumption of visas in all categories and exchanges of media and think tank experts are also being discussed by Delhi and Beijing. There are also discussions on a number of events जो कि 75 years of India-China relations को मार्क करता है. After talks between Prime Minister Narendra Modi and China के जो President Mr. Xi Jinping in Kazan last year जो हुए थे, दोनों ही साइड ने अग्री किया है कि फाइनली जो पुराने एक टाइम पे बायलेटरल टाइज हुआ करते थे, नॉर्मल बायलेटरल टाइज, उनको रिज्यूम किया जाएगा और साथ ही साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी रीस्टार्ट किया जाएगा. इट वाज डिस्कस्ड एट मेनी हाई लेवल मीटिंग्स एंड अग्रीड अपॉन ड्यूरिंग द विजिट बाय चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे टू बीजिंग बाय आर वेरी ओन फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर विक्रम मिस्री जनवरी इसी साल में. तब से ऑफिशियल्स बहुत सारे सेवरल राउंड्स ऑफ मीटिंग्स एंड टॉक्स होल्ड कर चुके हैं, नेगोशिएशंस की भाई ये जो पूरी यात्रा है और ये जो फॉर्मल अग्रीमेंट है इसकी लॉजिस्टिक्स, मतलब मोटा मोटी तो लीडर्स डिस्कस कर लेते हैं बट उसके पीछे काम कैसे करेगा, वो चीज ऑपरेट कैसे करेगी, वो लॉजिस्टिक्स ऑफिशियल्स डिस्कस करते हैं. ठीक है. For the formal agreement on restarting the pilgrimage using different mechanisms including the working mechanism for coordination and consultation at the India-China border. 750 pilgrims and 2 routes. The Ministry of External Affairs announced that both routes via Lipulekh Pass through Darchula in Uttarakhand and via Natula Pass थ्रू गैंगटॉक इन सिक्किम, इन दोनों के थ्रू टूरिस्ट को भेजा जाएगा, पिलग्रिम्स को भेजा जाएगा. विल बी रीओपन फॉर द पिलग्रिम्स या यात्री भी बोल सकते हैं बिटवीन जून एंड अगस्त दिस ईयर इन 2025. 5 बैचेस भेजे जाएंगे और 50 पिलग्रिम्स ईच. Coming on to the next important news. Acha, a lot of people, thousands went to bid adieu या goodbye to the army man who was killed in Udhampur. So thousands of people gathered at the Patthar Ghat village in Tehata town of West Bengal का Nadia district Saturday को to pay their last respect to army आर्मी हवलदार जंतु अली शेख इनका नाम था, हु वाज किल्ड इन एन एंटी टेरर ऑपरेशन जो उधमपुर में हुआ था 24 अप्रैल को. ये 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक के बाद 24 अप्रैल को एक स्पेशल हो रहा था टू एलिमिनेट द टेररिस्ट देयर, मिलिटेंट्स देयर, और उसी में ही वाज किल्ड. शेख्स बॉडी ड्रेप्ड इन ट्राई कलर रीच्ड हिज होम अराउंड 8 AM. उनके ब्रदर रफीकुल अली शेख हु इज ऑल्सो सर्विंग इन द आर्मी attended the funeral. The final rites were performed with full state honors with several leaders of the Trinamool Congress including the local MLA as well paying tribute.
Coming on to the next important case. हाँ, तो दो तमिलनाडु के मिनिस्टर्स ने क्विट किया है ऑन स्ट्रॉन्ग कोर्ट रिमार्क्स। तो आते हैं, देखते हैं हुआ क्या है। तमिलनाडु के फॉरेस्ट मिनिस्टर, एक तो मिस्टर के पोनमुडी, एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोहिबिशन एंड एक्साइज मिनिस्टर मिस्टर वी सेंथिल बालाजी, उन्होंने रिजाइन किया है संडे नाइट को। और राजभवन रिलीज का नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज किया था राजभवन का, उसमें बताया गया है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, उन्होंने रेकमेंड किया था गवर्नर आर एन रवि को टू एक्सेप्ट देयर रेजिग्नेशन। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो रेकमेंडेड द इंडक्शन ऑफ फॉर्मर मिनिस्टर मनोज थंगराज इनटू द कैबिनेट। ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है ये राजभवन में ही होगी। इन द वेक ऑफ देयर रेजिग्नेशन मिस्टर पोनमुडीज डिपार्टमेंट हैज बीन अलॉटेड टू मिल्क एंड डेयरी डेवलपमेंट। फिलहाल के लिए मिनिस्टर जो है मिस्टर आर एस राजा कन्नप्पन एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी उनका पोर्टफोलियो फिलहाल संभालने के लिए दिया गया है। द कंटिन्यूएशन ऑफ मिस्टर पोनमुडी एंड मिस्टर सेंथिल बालाजी in the cabinet became untenable after courts made strong remarks against them. यहाँ पे in the case of Mr. Senthil Balaji, the Supreme Court made it clear that he had to make a choice between minister's post and his freedom. कि या तो जेल जाएंगे या मिनिस्टर की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, तो उन्होंने मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ी। सेकंड रेजिग्नेशन जो आया था मिस्टर सेंथिल बालाजी स्टेपिंग डाउन एज इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर, दो ही कंटिन्यूड एज मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो आफ्टर हिज अरेस्ट जून 2023 में भी बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस। उन्होंने रिजाइन किया था फाइनली कैबिनेट से इन फेब्रुवरी। ही वॉज रीइंस्टेटेड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दी थी, बट सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ऑब्जेक्शन लिया कि इनको वापस मिनिस्टर क्यों बनाया गया बेसिकली into the cabinet, and justices A.S. Oka and Ujjal Buyan on April 23rd said Mr. Saint Balaji's continuation as a minister placed him in a position of influence with regard to witnesses and he could derail the entire trial. Okay. Next, इसराइल ने एक और स्ट्राइक किया था ऑन द गाजा स्ट्रिप, जिसमें बोला जा रहा है एटलीस्ट 51 पीपल वर किल्ड, एंड जो टोटल गाजा स्ट्रिप पे डेथ टोल है, टोटल डेथ टैली है, इट हैज क्रॉस्ड 52,000 ऑलरेडी. Next, hospitals in Gaza Strip received the remains of 51 Palestinians killed in Israeli airstrikes in the past 24 hours. जो लोकल हेल्थ मिनिस्ट्री है उनका ये कहना है। तो इजराइल गाजा का सीज फायर हुआ था, बट फाइनली फिर से इजराइल ने उस सीज फायर का वायलेशन करके एंड द वॉर इज ऑन अगेन, इवन इफ इट्स नॉट ऑन ऑफिशियली, बट एज यू कैन सी. Just give me 2 minutes. राइट, तो फटाफट से आ जाते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़पेपर पे। जम्मू कश्मीर हाउस ने यूनानिमसली कंडेम किया है टेरर स्ट्राइक को। तो फटाफट से मीटिंग बिठाई गई थी। ऑफकोर्स जम्मू कश्मीर में ही अटैक हुआ है तो वहां पर मीटिंग बिठाई गई थी, एंड सबसे पहले तो जो 26 टूरिस्ट वर किल्ड उनके लिए 2 मिनट की शांति ऑब्जर्व की गई इन द एंटायर हाउस, एंड उसके बाद दे हैव स्ट्रांगली कंडेम्ड द टेरर स्ट्राइक.
So the Jammu and Kashmir House, cutting across the political spectrum, Jammu Kashmir parties on Monday, मतलब इंक्लूडिंग ऑल द पार्टीज, रूलिंग ऑपोजिशन, एवरीवन, उन्होंने साथ में मिलकर कंडेम किया है द पहलगाम अटैक इन अ स्पेशल असेंबली सेशन with Chief Minister Omar Abdullah delivering an emotional speech to drive home the message that people of Jammu and Kashmir reject terrorism and share the grief of the victims' families. The assembly observed a 2-minute silence to pay homage to the 26 people who died, who were killed in the attack. This is not just an attack on the people from one state, it was an attack on the very soul of India, ऐसा उनका कहना था. The victims hailed from across India. विक्टिम्स अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश से लेके, गुजरात से लेके, केरला से लेकर जम्मू कश्मीर, हर जगह के लोग थे. Symbolizing a national tragedy. True and lasting peace would only be achieved when the people stand firmly with the forces of peace and governance. इसी के साथ साथ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी देखने को मिला. This house endorses diplomatic measures announced by the Union government on 23rd April 2025 after the meeting of the Cabinet Committee on Security. Resolution में ऐसा लिखा गया था, to not fall victim to this sinister plot by irresponsibly inflaming passions. उनका ये कहना था, एज अ चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म आई बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ फॉर हैविंग इन्वाइटेड द विजिटर्स एंड प्रॉमिसिंग देयर सेफ रिटर्न, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव फेल्ड टू अपहोल्ड. सो यहाँ आप देख सकते हैं मिस्टर ओमर अब्दुल्ला इन द पिक्चर. ही सेज बीइंग द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, उन्होंने, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, जो भी टूरिस्ट थे एक तरीके से उन्होंने इन्वाइट किया था अपने स्टेट में कि आइए घूमिए, and those tourists were killed. So essentially what he said was, this was my responsibility and I am the one who has failed in this responsibility. अभी आने वाले टाइम में देखने की बात ये है कि अगर आपने कल का न्यूज वगैरह अगर देखा हो, जो हम कल डिस्कस करेंगे बेसिकली, कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस की थी 27-28 की रात में, एंड जिसका इंडिया ने रिटेलिएशन में जवाब भी दिया है. अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर वायलेशंस हुई थी, तो उसमें वी आर रिटर्निंग या वी आर आंसरिंग देम बैक. फिलहाल वॉर लाइक सिचुएशन से, बट वी हैव नॉट एंटर्ड इनटू या डिक्लेयर्ड अ फुल फ्लेजेड वॉर ऑन पाकिस्तान. हम कुछ डिप्लोमेटिक तरीकों से चीजों को डील करने का ट्राई कर रहे हैं. साथ ही साथ पाकिस्तान के खुद के एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नवाज शरीफ ने ही अपने प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंडेशन दिया है कि भाई इंडिया के साथ वॉर में भिड़ने का सोचना भी मत, you will not know what hit you. and honestly, जैसा मैंने पहले वाले सेशन में भी बोला है, it's very easy to enter into a war but it's very difficult to get out of the war. रशिया जैसी पावरफुल कंट्री भी वॉर से बाहर नहीं आ पा रही है, उभर नहीं पा रही है. तो वॉर स्टार्ट करने से पहले आई थिंक इवन इंडिया 1000 बार सोचेगा एंड अवॉइड करेगा, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग मेजर्स की जरूरत है. सो मे बी वी माइट बी लुकिंग इनटू अनदर surgical strike or operations like this to eliminate the terrorism there and the terrorists there, but I don't think we might be entering into a full-fledged war with Pakistan. Now let's see what happens in the future. With that, I'll take you all leave, and tomorrow we are going to be on time and we are going to discuss what all happened on 30th of April. So thank you for joining me in today's session. I'll see you guys again tomorrow. This is Vishishta signing off.